जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। आपका 1 से लेकर जो है 18 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और साथ ही साथ आपका पीडीएफ भी इसका डाल दिया गया है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका वो एडमिट कार्ड आप लोगों ने यदि नहीं डाउनलोड किया होगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो एडमिट कार्ड है आपको मिल रहा है। तो आप लोग CSB के जो CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना सेट स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें हम लोग का लगभग 10 से 11 सेट बचा हुआ है। तो हम लोग इसको कंप्लीट करके एक और नए सेट से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए जो हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट है वो 19 है। और यहाँ से पहला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि नए इलाकों में काव्य संग्रह के लिए अरुण कमल को कौन सा पुरस्कार मिला। तो अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक, राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपना जो स्कोर इसमें बताइएगा कि आपका जो 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम होगा तो आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपका जो स्कोर ही मायने का रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना सही कर पाएंगे और यहाँ पर कितना सही कर पाएंगे। तो आप लोग जो अपना स्कोर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए, दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म जो है 1902 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है हम लोग का है कि गुप्त जी की को यहाँ पर गुप्त जी को साहित्य जगत में किस नाम से संबोधित किया, यहाँ पर संबोधित किया जाता है। तो गुप्त जी को संबोधित किया जाता है दद्दा के नाम से। आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिए, उनको दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है कि कबीर जी पेशे से थे। तो देखिए कबीर जी जो थे वह पेशे से बुनकर थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का है कि पद्मा सचदेव को 1971 में किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। तो उनको जो साहित्य अकादमी मिला हुआ था मेरी कविता मेरे गीत, इन्हीं के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। तो मुक्ति बोध का जन्म आपको 1917 में हुआ था। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कृष्ण सोबती की रचना है कौन सा। तो देखिए इसमें जो आपका बादलों के घर है, यहाँ पर बादलों के घेरे, यह जो है कृष्ण सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है कि रूपम्बरा किस कविता का काव्य संग्रह है। तो देखिए जो रूपम्बरा है यह है आपका अय्याग्य जी की जो है कविता, यहाँ पर किस कवि की, तो अय्याग्य जी के यह काव्य संग्रह है। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि भूषण ने अपने काव्य की रचना किस भाषा में की। तो भूषण के द्वारा अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन की मूल नाम क्या था। यहाँ पर त्रिलोचन जी का मूल नाम पूछा गया है। तो उनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। अगला है कि माझा प्रवास का भाषांतर किसने किया। तो माझा प्रवास इसका भाषांतर किया गया था अमृतलाल नागर के द्वारा। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कृष्ण कुमार का यात्रा वृत्तांत है। देखिए कृष्ण कुमार का यात्रा वृत्तांत जो है आपका अब्दुल मजीद का छुरा, यह जो है ये कृष्ण कुमार का यात्रा वृत्तांत है। ये अगला प्रश्न हम लोग का है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ था। और 15 नंबर प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे के लेखक, यह जो है आपका अपने अपने पिंजरे, ये देखिए अपने अपने पिंजरे जो है कहानी है, इसके लेखक पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं आपके मोहन नैमिषारण्य। यहाँ पर क्या है, मोहन नैमिषारण्य है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न यह अंग्रेजी का प्रश्न है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मैथ का जो मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। पहले अपना जो एक इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रुकाकर आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका 4:3 हो जाएगा। और यहाँ से 32 नंबर यहाँ पर आपका DI का प्रश्न है। तो हालांकि यहाँ से 32 आप पहले इस फिगर को अध्ययन कर लीजिएगा। और 32 से जो 35 तक 3 प्रश्न है तो इसी फिगर पर आपको आधारित है। तो यहाँ से देखिए 32 का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 6.66%।
33 नंबर जो प्रश्न है, तो 33 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 20% कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों में अस्पताल बी में पैदा हुए बच्चों की संख्या अस्पताल ए से अधिक है? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह आपका 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, वही आपका DI सही प्रश्न है। यहाँ से 35 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ से 35 का जो आप राइट आंसर लगा लीजिएगा, यहाँ पर 263 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है, कैलकुलेशन वाला है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। 37 नंबर भी यहाँ से आपका वही है, तो इसका राइट आंसर आपको 27 होगा। चलिए, अगला हम लोग का 38 नंबर जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 39 का राइट आंसर आपको केवल बी होगा। ठीक, यहाँ पर केवल जो यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 40 नंबर देखा जाए। ये आपको प्रश्न है कि एक वस्तु 10% की छूट देने के पश्चात 15% का लाभ होता है, तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2300 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य होगा आपको 1800। ठीक, चलिए, अगला हम लोग का 41 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपको 50% हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है, तो 42 का राइट आंसर आप लोग 45 कर लीजिएगा। चलिए, 43 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, तो 43 का राइट आंसर आप लोग 12 दिन कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 44 है, तो 44 का राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा। आप लोग एक बार जो है इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रुकाकर आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए, 45 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 67.2 कर लीजिएगा। यहाँ से 45 नंबर का जो हम लोग का राइट आंसर होगा, तो यहाँ से प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा? तो 64% आपका यहाँ से 67.2 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिए। और चलिए, यहाँ से हम लोग का जो 46 नंबर से प्रश्न स्टार्ट होता है, तो यह जीके का प्रश्न कह रहा है कि वृत्तीय या पाई चित्र में आंकड़ों को सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है, तो कैसे प्रस्तुत किया जाता है? इसको कोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, चलिए, यहाँ से हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा कार्यालय का विलय कर किस नए संगठन की स्थापना की गई है? तो इसका जो विलय करके नया संगठन हुआ है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका NSO है, तो उसी को यहाँ पर स्थापना किया गया है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 48 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन आपसे बताना है कि सही नहीं है? पहला है कि इसका गठन जो है 1949 में किया गया, किंतु इसका वर्तमान संरचना 2009 में तय की गई। फिर यहाँ से हम लोग का है कि इस निर्देशालय पर योजना एवं विकास विभाग का नियंत्रण है। और तीसरा है कि यह राज्य सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों को नोडल एजेंसी है। और फिर यहाँ से हम लोग का कि इसमें कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है? ठीक, कौन सा कथन इसमें आपका सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा कि इसमें कृषि सांख्यिकी का जो मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का है कि सद्भावना वक्र सामान्यतः, तो सद्भावना वक्र सामान्यतः एक सीधी रेखा होती है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि संतुलन कीमत का निर्धारण होता है, तो संतुलन कीमत का निर्धारण जो होता है मांग तथा पूर्ति के द्वारा होता है संतुलन कीमत का निर्धारण। अगला प्रश्न है कि मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय होता है आपको उत्पादन में वृद्धि। 52 नंबर जो प्रश्न है कि बजट जिसमें सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर होती है, तो वह कौन सा है? वह आपका संतुलित बजट होता है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है? तो देखिए, भौतिक भूगोल से जो है मानव अधिवास का कोई संबंध नहीं है। बाकी सब जल, यहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सभी जो है भौतिक भूगोल से है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृत हिमानी के अपर्दन से बनी है। यहाँ पर स्थलाकृत हिमानी के अपर्दन से बनी है, कौन बनी है, तो वह बना है आपका हिमोड। राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि महासागरीय वित्तल की गहराई किससे मापी जाती है। तो यह गहराई आपको सोनोमीटर से मापी जाती है, जो है महासागरीय वित्तल की गहराई। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो तृतीय क्रियाकलाप का जो संबंध होता है आपको वह सेवा क्षेत्र से होता है। राइट आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 57 नंबर है कि अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो देखिए इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी यहाँ पर भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपका जो है नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए जल जो है आपका यह चक्रीय संसाधन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जनसंख्या वितरण में निम्न में से किसकी उपलब्धता प्रमुख भूमिका निभाती है। तो जनसंख्या वितरण में अधिक जो भूमिका निभाती है वह आपका देखिए उच्चवाच और जलवायु और जलीय सभी जो है जनसंख्या वितरण में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति थी। तो देखिए रोमन साम्राज्य में जो महिलाओं की स्थिति थी वह समाजजनक थी। क्या थी, सम्मानजनक। राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि आर्थिक संदर्भ में जो समानतावाद का अर्थ क्या है। तो देखिए आर्थिक संदर्भ में जो आपका समानतावाद का जो अर्थ होता है वह आपका कृषि उत्पादन से होता है। ठीक, आर्थिक संदर्भ में समानतावाद का अर्थ होता है कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखिए अमेरिका संग्राम का जो तत्कालीन कारण था वह बोस्टन टी पार्टी जो इसका तत्कालीन कारण था। चलिए अगला प्रश्न है कि फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो फांसीवाद का जो उदय है वह सर्वप्रथम इटली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिवेशों की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उपनिवेशों की जो उपनिवेशों की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया वह व्यापारिक क्रांति का निभाया गया था। 66 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा राजस्व सुधार के लिए किसका गठन किया गया। तो राजस्व सुधार के लिए देखिए जो गठन किया गया था बोर्ड ऑफ यहाँ पर रेवेन्यू का जो है उसमें गठन किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी। तो इसके पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी। तो इतिहासकारों ने संज्ञा दिया है यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन का। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था। चलिए अगला 69 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो देखिए पंचायती राज जो प्रथम लागू किया गया था वह आपको राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। यही वो प्रथम 2 राज्य हैं। अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न आपसे कह रहा है कि राज्य के विकासवादी सिद्धांत के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कितनी आर्थिक अवस्थाओं की चर्चा है। तो कितनी आर्थिक अवस्थाओं की चर्चा इसमें आपको जो देखिए अखेट एवं पशुपालन अव्यवस्था और कृषि अव्यवस्था और औद्योगिक अव्यवस्था ये सभी पर जो आपको चर्चा है। राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता को राज्य द्वारा किस रूप में अंगीकार किया गया है। तो संप्रभुता को राज्य के द्वारा प्रमुख तत्व के रूप में आपको अंगीकार यानी कि स्वीकार किया गया। अंगीकार या फिर स्वीकार एक ही बात है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। तो यह 3:2 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कभी भी
किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। इस चारों में से जो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं? तो आपका इसमें मोरारजी देसाई, देवीलाल यहाँ पर बीपी सिंह और यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन सा आंसर होगा? तो आपको जो है बीपी सिंह कभी उपराष्ट्रपति नहीं हुए हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि IPF जिसका इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसमें राज्य जो टॉप किया है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य इसमें टॉप किया है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। ये आपका जो करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए 75 नंबर जो प्रश्न है कि प्रथम SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? तो शीर्ष रैंक इसमें आपको शिमला को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? इसमें व्युत्पन्न मात्रक आपको बताना है। तो न्यूटन जो है आपका यह व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? तो आधुनिक परमाणु भार जो है यह आपको C12 पर आधारित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है? तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि औसत वेग का चिन्ह धनात्मक या फिर ऋणात्मक केवल निर्भर करता है? तो औसत वेग का जो चिन्ह है केवल आपको निर्भर करता है विस्थापन के चिन्ह पर। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, विस्थापन के चिन्ह पर यह निर्भर करता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो अल्फा किरण है ये आपका विकिरण नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा यहाँ पर इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह है। तो देखिए वह विस्थापित नहीं कर पा रहा है तो वह है कोई कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर है कि कोई कार्य नहीं करता है। यदि धकेलता है और वह विस्थापित नहीं हो पाता है तो वह मनुष्य कोई कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पूर्व केंद्रीय कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गैसें संघन हो जाती है। देखिए प्रश्न है कि गैसें जो है संघन हो जाती है कब? तो गैसें जो है उच्च दाब पर वो संघन हो जाती है। अगला प्रश्न है कि काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करता है? तो वह व्यक्ति जो है अधिक गर्मी और अधिक ठंडक जो है वो महसूस करता है। काली त्वचा वाला श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा जो है अधिक गर्मी और अधिक ठंडा जो है वो महसूस करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लैंथेनाइड नहीं है? ठीक, इसमें कौन सा जो है लैंथेनाइड ग्रुप का नहीं है? तो La जो है यह लैंथेनाइड नहीं है, बाकी सब PM, PR और Lu जो है लैंथेनाइड ग्रुप का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा H2O2 के भंडारण में अस्थायीकरण की भांति कार्य करता है? तो अस्थायीकरण की भांति यहाँ पर आपका यूरिया कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्या बोलते हैं सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि है? कौन सी भौतिक राशि है? तो आप कुल ऊर्जा जो होती है ये सरल आवर्त गति में नियत रहती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमाशय में किसका श्रवण होता है? तो अमाशय में जो श्रवण होता है आपको जठर रस का श्रवण होता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार है? तो लाल रक्त के निर्माण के लिए शरीर का जो है वह आपको अस्थि मज्जा जिम्मेवार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में निम्न में से कौन सी अशुद्ध पाई जाती है? यहाँ पर अशुद्धि है जो कौन सी पाई जाती है सोडियम क्लोराइड में? तो उसमें जो आपका उपयुक्त में से सभी यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये सभी अशुद्धियाँ उसमें पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 91 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अयस्क फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि के द्वारा आपको जो अस्फेलेराइट जो है ये सांद्रित किया जाता है।
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि निषेचन के बिना फल के विकास को ... कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को आपको यहाँ पर पार्थेनोकॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी कहते हैं। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के आयन होते हैं वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आयन मंडल। ठीक, चलिए 94 नंबर जो प्रश्न है कि सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। कौन जो है लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है? तो इसमें आपका नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर करते हैं वो आपको सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पन्न यानी कि उत्पाद उत्पन्न करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उस नली का क्या नाम है जिसमें सल्फर के यहाँ पर मात्रात्मक विशेषण के लिए कार्बनिक यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को गर्म किया जाता है। तो उसको कहते हैं यहाँ पर कैरियस नली कहते हैं, जिसमें आपको सल्फर के मात्रात्मक विशेषण के लिए कार्बनिक यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए कि वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं। तो दांत दुर्बल और चितकबरे जो हो जाते हैं वह आपका रोग है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में आपको दांत से संबंधित बीमारियां होती हैं। यहाँ से 97 नंबर जो प्रश्न है कि जेली फिश किस संघ का उदाहरण है। ये जो जेली फिश है ये किस संघ का उदाहरण है? तो यह है आपका संघ निडेरिया के, यहाँ पर संघ निडेरिया संघ के ये उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतलें उच्च दाब पर सीलबंद की जाती है। क्यों की जाती है? तो इसमें सीलबंद किए जाने का कारण है कि CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए जो है उसको उच्च दाब पर सील किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली है किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन का सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम मीथेन गैस या फिर मार्स गैस होता है। ठीक, चलिए अगला 100 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि काजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में है। ठीक, राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो 19 था और इसका जो प्रैक्टिस सेट है 20 आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोग इसमें कमेंट करिए कि आप जो है कितना स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।